नाउ डियर स्टूडेंट्स, तो अभी तक क्या पढ़ाया था हमने बताओ? हाँ, इफेक्टिव। ओके, इफेक्टिव लग रहा है ना सब? ठीक है, वेरी गुड। आज हम करेंगे ट्रेंड्स इन पीरियोडिसिटी, है ना? जेट इफेक्टिव बता दिया था ना मैंने, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बताया था कि नहीं मैंने? अच्छा, ट्रेंड्स इन पीरियोडिसिटी करने के लिए मैं थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल बना दूं क्या? है, यहाँ बना दो छोटा सा पीरियोडिक टेबल। क्यों? इधर बना देता हूँ। हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे करेंगे क्या है, लिथियम, फिर क्या है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, है सीजियम, फ्रांसियम, है ना? फिर बेरिलियम, पीरियोडिक टेबल याद कर लो भाई, नहीं तो गए काम से, है ना? क्या हो गया भाई? याद है पीरियोडिक टेबल? नहीं याद है ना? नहीं याद है? हाँ? जाओ बाहर जाओ, क्लास के बाहर, रेल से बाहर। क्या करोगे बाहर भी? ऐसे ही बेरोजगार घूमोगे क्या? भाई अच्छा, यही बैठ। ये इकलौता बैच है जिसमें याद नहीं हुआ, बाकी सारे बैचेस में 104 एलिमेंट्स याद हो गए। तुम ही लोग इकलौता बैच बच गए हो। कर लेना रिवाइज, बता दे रहा हूँ, याद हो जाना चाहिए। इसके आगे आरए होता है, फिर एसी, फिर आरए, है ना? फिर अपने को डी होगा, उसे हमें करना नहीं आगे, हमें यही तक करना आरए। अभी इतना याद भी, और नीचे वाले एफ ब्लॉक में नहीं बना रहा, वो अलग से है, ठीक है ना? तो ट्रेंड्स इन पीरियोडिसिटी, पहला ट्रेंड हमें जो पढ़ना है एटॉमिक साइज का, है ना? एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज का क्या जानते हो? अक्रॉस अ पीरियड डिक्रीजेस एंड डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप मतलब टॉप टू बॉटम, यानी कि ऊपर से नीचे आ रहा है तो साइज क्या होगा? एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, एंड अक्रॉस अ पीरियड लेफ्ट टू राइट, मतलब है ना, ये टॉप टू बॉटम, ये लेफ्ट टू राइट, और ये साइज एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। मत करो आवाज ज्यादा, ठीक है? क्लियर? टॉप टू बॉटम, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, लेफ्ट टू राइट मतलब अक्रॉस अ पीरियड साइज डिक्रीजेस। अब ये देखो, एटॉमिक साइज बहुत ही वेग टर्म है। क्या है? वेग। क्यों? क्योंकि किसी भी एटम का साइज किसी कंपाउंड के अंदर फिक्स नहीं रहता। क्या बोला? बिकॉज उनकी स्ट्रेंथ, बॉन्डिंग स्ट्रेंथ बदलती रहती है ना अलग अलग एटम के साथ, तो उसका खुद का अपना साइज जो है एटॉमिक साइज, वो क्या होता है? फिक्स नहीं है, वो बहुत ही वेग टर्म है। तो साइंटिस्ट लेटर ने स्टडी किया ढेर सारे एल्यूमिनियम के कंपाउंड, डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड, तो उसका जो इतने ढेर सारे थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड में जो एवरेज पाया है ना एल्यूमिनियम का जो रेडियस, उसको ही उसने एल्यूमिनियम का साइज बता दिया, एटॉमिक साइज, जबकि वो क्या होगा? एवरेज एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज जैसा कुछ नहीं होता, एवरेज एटॉमिक साइज होता है जनरली, है ना? उसकी स्टडी करते हैं हर एक एलिमेंट की, डिफरेंट डिफरेंट हमारे यार, जैसे HCl है, HCl में Cl अलग रेडियस होगा, NaCl में अलग होगा भाई, यहाँ कोवेलेंट रेडियस होगा, यहाँ आयनिक होगा, है ना? समझ रहे हो? तो रेडियस अलग अलग होने के कारण क्या होगा? साइज क्या होगा? फिक्स नहीं है, तो इसलिए बहुत ही वेग टर्म है। तो एटॉमिक साइज को हम अलग अलग कैटेगरी में पढ़ते हैं, है ना? बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, कोवेलेंट है कि मेटेलिक है,
ठीक है, या नोबल गैसेस है, क्या है ये, सर उसके हिसाब से हम साइज को डिफाइन करेंगे आगे। फिलहाल हम चलते हैं ट्रेंड्स में। तो हमने ये बता दिया, बताओ डाउन द ग्रुप क्या होता है, क्यों साइज बढ़ता है, बिकॉज शेल्स क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, शेल बढ़ जाते हैं डाउन द ग्रुप, नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे तो साइज बढ़ेगा, शायद है ना। और अक्रॉस अ पीरियड साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है, क्यों होता है, क्योंकि प्रोटॉन बढ़ रहे होते हैं। अक्रॉस अ पीरियड क्या होता है, एटॉमिक नंबर बढ़ता है ना, तो उससे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, क्या बढ़ जाता है, अरे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब पुल ऑफ न्यूक्लियस है ना ऑन दी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बताया था लास्ट टाइम अच्छे से। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो पुल बढ़ेगा तो साइज कम हो जाता है, क्योंकि शेल कांस्टेंट होते हैं अक्रॉस अ पीरियड, तो शेल कैन नॉट डोमिनेट, तो पुल विल डोमिनेट, समझ रहे हो क्लियर। अरे हाँ या ना। अब ये जो बताया है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, है ना, ये रूल बन गया। एक्सेप्शंस देखो हर जगह केमिस्ट्री में, ठीक है। तो आ जाओ यहाँ पे हम चलते हैं, कुछ बातें करते हैं, है ना, एप्लीकेशंस ऑफ एटॉमिक साइज की, ठीक है। कितने टाइप ऑफ एटॉमिक साइज होते हैं, एटॉमिक साइज को भी प्रॉपर्ली स्टडी करें तो पहला होता है एटॉमिक रेडियाई बोलते हैं इसको, एटॉमिक रेडियाई। तो कोवेलेंट रेडियाई एक होता है, या कोवेलेंट साइज, कोवेलेंट रेडियस, ठीक है। कोवेलेंट रेडियस को मैं आरसी करके डिनोट करता हूं। तो मान लो दो एटम्स हैं और दोनों के बीच क्या है, सेंटर टू सेंटर, ये C1 सेंटर है, ये C2 सेंटर है ना, इनके बीच जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, उसका आधा कर दें, उसका आधा, इनके बीच जो डिस्टेंस है उसका आधा कर दें, तो ये जो यहां से यहां डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, कोवेलेंट रेडियस। यानी कि कोवेलेंट रेडियस इज नथिंग बट कोवेलेंट बॉन्ड बनने के बाद जो डायमीटर का आधा है, ठीक है, वो क्या हो गया, अरे कोवेलेंट बॉन्ड बनने के बाद इंटर न्यूक्लियस एक्सिस के अलाउ, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मतलब जहां न्यूक्लियस है उस एक्सिस के अलाउ एक लाइन पास करो, है ना, और उसको बीच से जब काटोगे यहां से, है ना, उस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस को, तो जो डिस्टेंस आएगा सेंटर से एनीवन, कोई भी एक से ले लो, ये भी आरसी होगा, ठीक है। तो क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड परफेक्ट रिपल्शन जब मिनिमाइज हो सकता है तब बनता है ना, मिनिमम रिपल्शन डिस्टेंस में, ये दे आर लोकेटेड एट डिस्टेंस ऑफ लोएस्ट रिपल्शन, है ना। बॉन्ड कब अच्छा बनेगा बताओ, मान लो मैं तुमसे दोस्ती कर रहा हूँ, ऐसे हाथ मिला रहा हूँ, मैं तुम्हारे सामने चला आ रहा हूँ, ऐसे धक्का मारो, भट क्या कर रहा है ये हरकतें कर रहा है ना, ठीक है। तो एक तुम्हारी स्पेस होती है ना जहाँ पे हमारी रिलेशनशिप अच्छी रहेगी, मैं तुमसे हाथ मिलाऊं और ऐसे पास आने लगूं, अजीब नहीं लगेगा तुमको, तो तुम भगा दोगे ना, तो वो क्या है, यानी कि तुम रिपेल करोगे, तो मिनिमम रिपल्शन के डिस्टेंस इज द मोस्ट स्टेबल, है ना, तो वो चीज है। क्यों भाई, सही कह रहा हो, ठीक है, समझ में आ गया कोवेलेंट रेडियस क्या है। तो ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स में देखा गया है, कोवेलेंट रेडियस किस मॉलिक्यूल में ज्यादा, कोवेलेंट। अब दूसरे टाइप का रेडियस जो होता है मेटलिक रेडियस होता है, क्या होता है, मेटलिक रेडियस, और इसी को कभी बार एटॉमिक रेडियस भी कह देते हैं, इसी को मेटलिक रेडियस या एटॉमिक रेडियस भी कह देते हैं। क्यों, क्योंकि मेटल्स जो होते हैं जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट वगैरह, स्पेशली कौन से, डी ब्लॉक, उनमें मेटलिक बॉन्डिंग होती है, और मेटलिक बॉन्डिंग मतलब एटम टच कर रहे होते हैं, बस एटम जस्ट टच कर रहे होते हैं, वो बॉन्ड नहीं बनाते, ओवरलैप नहीं कर रहे, जस्ट। तो यहाँ से C1, इसको C1 मान लो, इसको क्या मान लो C2, तो इनको इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को नाम करो ज्वाइन, और फिर यहाँ से एक लाइन वर्टिकली बीच से बाइसेक्ट कर दो, तो यहाँ से यहाँ जो दूरी है वो क्या हो गई Rm, और Rm यहाँ पे क्या हो गया, फिर से C1 C2/2, सेम ही रहेगा, बस वो डिस्टेंस अलग हो जाएगी, C1 C2 की डिस्टेंस अलग हो जाएगी, क्लियर। मेटलिक रेडियस है ना, क्या होता है, समझ में आ गया। और ये मेटलिक बॉन्डिंग जब होती है तब होता है, मेटलिक रेडियस की बात कब करेंगे, मेटलिक बॉन्डिंग, और मेटलिक बॉन्डिंग किस पर डिपेंड करती है, मोल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मेटलिक बॉन्डिंग, एक्सटेंट ऑफ मेटलिक बॉन्डिंग इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये अभी के लिए याद कर सकते हो, बाद में इसका यूज होगा, ठीक है। नोट करो यहां तक पहले, फिर देखते हैं आगे।
ठीक है। तीसरा जो रेडियस आता है वो क्या आता है? वैन डर वाल रेडियस। वैन डर वाल रेडियस RVW लिख दो। जनरली एटम्स के लिए भी हो सकती है बात, मॉलिक्यूल्स के लिए भी, पर हम ये मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के लिए इस्तेमाल करते जा। सॉलिड स्टेट मॉलिक्यूल से क्या? सॉलिड स्टेट। सो वैन डर वाल रेडियस इज यूज्ड फॉर मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस इन सॉलिड स्टेट, यूज्ड मेनली फॉर molecular substances, used mainly for molecular substances in solid state, mainly found in noble gases। noble gases में ये noble gases जो होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स में ज्यादा पाया जाता है ना, और भी चीजों में, आर्गन वगैरह में, खासकर आर्गन के कंपाउंड्स में, ठीक है, आर्गन मॉलिक्यूल वगैरह में। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, कहाँ और कहाँ पाया जाता है? जैसे एग्जांपल 2 Cl2 मॉलिक्यूल, क्या है? 2 Cl2 मॉलिक्यूल, उनके बीच वैन डर वाल रेडियस होगी। बताएंगे अभी वैन डर वाल रेडियस समझाते हैं क्या होता है। ये समझ में आ गया? देखो मैं अभी बता दूं। देखो एक मॉलिक्यूल लेते हैं, ये मान लो ये Cl और Cl एटम है ना, ये Cl और ये भी क्या है? Cl है ना। और एक और मॉलिक्यूल लेते हैं Cl2, मतलब ये भी Cl2 ये भी Cl2, ठीक है। और अब ये दोनों मॉलिक्यूल जब बगल बगल है तो ये इनके बीच भी तो कुछ इंटरैक्टिव फोर्स हो रहा होगा, रिपल्सिव एंड अट्रैक्टिव, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इसका क्या है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इसका भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड, या तो उनमें रिपल्शन होगा या अट्रैक्शन, डिपेंडिंग ऑन डोमिनेट क्या करता है। तो यहाँ पे क्या होगा? इनके बीच जो इंटरैक्शन हो रहा है, इस डिस्टेंस को मैं C1 मान लो, इस क्लोरीन के डिस्टेंस को, है ना, इस क्लोरीन के डिस्टेंस को मैं C2 मान लो, न्यूक्लियस को, और यहां से इसके सेंटर जैसे बीच में एक लाइन काट दी, तो यहां से जो डिस्टेंस है ये वैन डर वाल रेडियस है। समझ में आया? अगेन वैन डर वाल रेडियस इज नथिंग बट क्या? यहां पे इस डायग्राम C1 C2/2 आया ना। मतलब इसकी बुक्स में डेफिनेशन देखोगे, इट इज अ पार्ट ऑफ हार्ड इमेजिनरी स्फीयर। देखो इधर एक इमेजिनरी स्फीयर अगर मैं बनाऊं, सुना इधर, ऐसा नहीं लग रहा इन दोनों मॉलिक्यूल में जो इंटरैक्टिव फोर्स है, ऐसा लग रहा है इनमें एक इमेजिनरी स्फीयर, हार्ड स्फीयर है, इसमें भी एक प्रोटेक्टिव शील्ड टाइप है ना, और इनमें इंटरैक्शन हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड में क्या हो रहा है? कुछ इंटरैक्शन हो सकता है, हाँ या ना। तो ये जो इनके बीच हो रहा है इंटरैक्शन, जब हो रहा है जितने मिनिमम रिपल्शन डिस्टेंस पे है ना, अगर 2 Cl को लाओ तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा कि नहीं? अरे लोन पेयर होते हैं ना क्लोरीन में, तो वो एक मिनिमम पोजीशन पे आके एक इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पे आके रुक जाएंगे, और फिर साथ में मूव करवा सकते हो उनको। वही डिस्टेंस पे रोक के जब रोकते हो तो उसी डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? वैन डर वाल रेडियस। जिस डिस्टेंस पे मिनिमम रिपल्शन फील कर रहे होते हैं, ठीक है, समझ में आ गया? ये चीजें नोट कर लो। तो एग्जांपल कौन कौन से मॉलिक्यूल्स के बीच में Cl2, एक Cl2 और दूसरे Cl2 है ना, आर्गन और आर्गन, दूसरे आर्गन मॉलिक्यूल के बीच में भी ये हो सकता है। ये डैश बॉन्ड नहीं है, डैश को बॉन्ड मत समझ लेना। आर्गन आर्गन मॉलिक्यूल के बीच में हो सकता है, क्लोरीन क्लोरीन मॉलिक्यूल के बीच में हो सकता है ना, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हाइड्रोजन आर्गन मॉलिक्यूल में हो सकता है, मतलब मेनली नोबल गैसेस, मेनली नोबल गैसेस, या फिर क्लोरीन वगैरह में, या हाइड्रोजन आर्गन में, हीलियम वगैरह में भी हो सकता है, लिथियम हीलियम में हो सकता है, 2 हीलियम मॉलिक्यूल में हो सकता है। ऐसे देखो तो इट इज प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द केसेस, ठीक है। वैन डर वाल फोर्स, क्योंकि वैन डर वाल फोर्स एग्जिस्ट करती है मोस्ट ऑफ द केसेस में, तो वीक फोर्स होती है। वैन डर वाल फोर्स क्या होती है? वीक होती है। तो दो मॉलिक्यूल्स में जनरली ये दो मॉलिक्यूल्स के बीच कोई भी इन सब में एग्जिस्ट कर सके, और भी हो सकते हैं, मैंने एग्जांपल कुछ लिए, ठीक है। लिखो वैन डर वाल रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस वेग टर्म क्यों है, समझ में आया? क्योंकि कोवेलेंट रेडियस करके भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, मेटलिक की एटॉमिक रेडियस करके भी, या वैन डर वाल रेडियस करके। कौन ज्यादा बड़ा दिख रहा है बताओ? अगर बोलेंगे कंपेयर साइज ऑफ, तो कौन सा रेडियस ज्यादा है? अरे देख के बता दो। वैन डर वाल सबसे बड़ा दिख रहा है ना, फिर मेटलिक, और फिर कोवेलेंट, ठीक है, नोट कर लो। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है।
ठीक है, करें आगे। तो एटॉमिक साइज का ये बेसिक बात बता दी मैंने। अब चलते हैं थोड़ा सा एटॉमिक साइज में जो क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, इसमें एक्सेप्शन पहले समझते हैं। द एक्सेप्शंस प्रेजेंट इन क्या एटॉमिक साइज एक्सेप्शंस। क्योंकि क्वेश्चन एक्सेप्शन से ही ज्यादा आते हैं। गैलियम और एल्यूमिनियम में अगर आपसे पूछा, देखो ये देखो, अरे पीरियोडिक टेबल बनी हुई है ना, क्यों लिखना। ये देखो, बताओ एल्यूमिनियम बोरॉन से बड़ा होगा कि नहीं? डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है। फिर गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से बड़ा होना चाहिए कि नहीं? बट ऐसा होता साइज रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम ऑलमोस्ट कोवेलेंट रेडियस ऑफ गैलियम इज ऑलमोस्ट इक्वल टू कोवेलेंट रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, ये पाया गया कि रेडियस ऑफ गैलियम इज ऑलमोस्ट इक्वल टू रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम। तो ये एक्सेप्शन हुआ कि नहीं? क्योंकि हम चाह रहे थे क्या, व्हाट वर वी एक्सपेक्टिंग, गैलियम क्या क्या सॉरी अबे क्या बोल रहा है। हां ठीक है, गैलियम क्या हो, बड़ा हो कि नहीं? अरे डाउन द ग्रुप है, तो रेडियस किसका ज्यादा हो गया, गैलियम का या एल्यूमिनियम का? अभी ये श्रिंक कर गया, बेसिकली क्या कर गया, गैलियम श्रिंक। ठीक है, तो ये देखो एल्यूमिनियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हो, 1s2 2s2 2p6 3s1। और इसका कैसे लिखते हो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1। तो इसमें 3d10 आ गया ना, गैलियम में क्या आ गया, और 3d10 की पुअर शील्डिंग इफेक्ट होती है। क्या होती है? हाँ, इसकी शील्डिंग ये अच्छे से शील्ड नहीं कर पाता, मतलब न्यूक्लियस यहाँ पे था तो न्यूक्लियस के 4s1 इलेक्ट्रॉन जो है ना, न्यूक्लियस की नजर से शील्ड नहीं कर पाया। कौन? 3d10। तो क्या ये 4s1 पुल हो जाएगा न्यूक्लियस की तरफ? हाँ, क्योंकि 3d10 शील्डिंग प्रोवाइड नहीं कर पाया, स्क्रीनिंग इफेक्ट शील्ड नहीं कर पाया ना 4s1 को। कौन? ये 3d10 किसकी नजर से? न्यूक्लियस की नजर। तो न्यूक्लियस से पुल कर लिया बेटा, आजा 4s1 को खींच लिया, तो क्या हो, साइज क्या हो गया, डिक्रीज हो गया है ना। तो पुअर शील्डिंग के कारण याद रखना 3d10 में पुअर शील्डिंग होती है। कौन कौन से सिस्टम में पुअर शील्डिंग होती है मैं यहां लिख दूं? यहाँ देखो, याद रखना तुम्हारे सिलेबस में 3d10 ज्यादातर 4f1 4f14 5f14 ये तीन में क्या होती है, पुअर शील्डिंग। शील्डिंग नहीं, पुअर, घटिया शील्डिंग। मतलब इसके कारण क्या हो जाता है, साइज क्या हो जाता है, कम। क्यों? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाती है। पुअर शील्डिंग के कारण क्या हुआ, पुल बढ़ गया ना। क्लियर? ये रट लेना। तो पुअर शील्डिंग हुई, पुअर शील्डिंग से क्या हो गया, साइज बढ़ गई, कम हो गई? अबे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया ना पुअर शील्डिंग के कारण, पुल बढ़ गया, तो साइज क्या हो गई। इसलिए गैलियम का रेडियस जितना एक्सपेक्टेड था उससे कम आता है। ठीक है, ये पहला एक्सेप्शन। एटॉमिक साइज अपने को खत्म करना आज। अच्छा, अगर कुछ नहीं दिया है, मान लो कोवेलेंट बॉन्ड है, या ऐसे समझो, मान लो ये है, अगर कोवेलेंट मॉलिक्यूल है और तुम्हें कुछ मेंशन नहीं किया रेडियस के बारे में, सुन रहे हो? अगर रेडियस के बारे में मेंशन नहीं, कोवेलेंट है कि मेटलिक है कि वैन डेर वाल है, तो तुम क्या करना, अगर दो नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड बन रहा है तो कोवेलेंट रेडियस मान लेना। दो मेटल दिए हुए हैं तो उनके बीच मेटल दिया हुआ है तो मेटलिक रेडियस, और नोबल गैसेस दिए तो क्या मान लोगे, वैन डेर वाल बाय डिफॉल्ट। ठीक है, इफ नथिंग इज गिवन लिख लेना, इफ नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट रेडियस देन इफ इट इज अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल वी विल कंसीडर कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट मतलब दो नॉन मेटल है तो कोवेलेंट रेडियस, मेटल है तो मेटलिक रेडियस, और नोबल गैस है तो वैन डेर वाल रेडियस। ये रटा होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट, अगर कहीं मेंशन नहीं किया। ठीक, अब देख लो, तो एक्सेप्शन में पहला एक्सेप्शन समझ में आ गया, सेकंड एक्सेप्शन। अच्छा, कुछ जगह ये भी लिख दिया रहता है कि भाई आप एक ऑप्शन देख के समझ में आएगा कि रेडियस का गैलियम का रेडियस थोड़ा ज्यादा हो जाता है, ऐसा भी लिख देते हैं, तो जस्टिफाई ऐसे ही करोगे तब भी, अगर वो बोल देते हैं स्लाइटली ग्रेटर। ठीक है, समझ में आ गया? सेकंड एक्सेप्शन बताएं।
हाईएस्ट या लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस in their respective periods, in their respective period. इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि मान लो मैंने सेकंड पीरियड उठाया, ठीक है, सेकंड पीरियड बताओ साइज का ऑर्डर क्या होना चाहिए? अक्रॉस द पीरियड साइज कम होता है कि नहीं? तो अक्रॉस द पीरियड साइज कम होता है तो लिथियम के बाद क्या आना चाहिए? बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर क्लोरीन और फिर क्या आना चाहिए? नियॉन। ये एक्सपेक्ट कर रहे थे हम, बट हमने क्या कहा? इन अ पीरियड नियॉन नॉर्मल गैस है, उसका साइज क्या होगा? ज्यादा, तो यहां से मिटा के उसको कहां लगा लेंगे? तो ये साइज का ऑर्डर यहाँ पे एक्सेप्शन आ गया कि नहीं? देखो, एक्सपेक्ट कर रहे थे नियॉन यहाँ पे, बट आ गया यहाँ पे सबसे बड़ा, ठीक। इसी तरह एक और ले लेते हैं, आर्गन। आर्गन भी इसके रिस्पेक्टिव पीरियड में ज्यादा बड़ा होगा। सोडियम, ये कौन से एलिमेंट होते हैं बताओ? ये सारे, ये डी ब्लॉक होता है कि नहीं? है ना, ट्रांजिशन मेटल बताए थे। यहां से यहां ट्रांजिशन मेटल है, कॉपर वाले तक, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी आर नॉट ट्रांजिशन मेटल बताया था। तो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, थर्ड। ये देखो क्या लिखा है, डी ब्लॉक एलिमेंट देखो जरा यहाँ पे, ये वाली 3D सीरीज को क्या बोलते हैं? 3D सीरीज। व्हाई? बिकॉज़ लास्ट इलेक्ट्रॉन इन सब में किसमें आता है? 3D में। अरे है ना, इन सबको क्या बोलते हो? स्कैंडियम से लेकर जिंक तक 3D सीरीज। तो 3D सीरीज एलिमेंट की बात करें अगर, ये कौन सा सीरीज हो गया? यानी कि 3D सीरीज एलिमेंट। 3D सीरीज एलिमेंट में अक्रॉस द पीरियड क्या होना चाहिए था? साइज कम होना चाहिए था, भाई लॉजिकल है। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन आया, Fe तक तो साइज नॉर्मली ट्रेंड शो किया अपना, घटा, फिर Fe के बाद एब्रप्टली बराबर हो गया साइज ऑलमोस्ट, और उसके बाद एकदम से बढ़ गया। आर यू गेटिंग इट? तो यहाँ पे एक्सेप्शन आ गया कि नहीं? देखो यहाँ से यहाँ तक तो नॉर्मल रहा, फिर यहाँ पे अजीब हुआ, और फिर एकदम से और फिर अजीब हो गया, है ना, 2 बार अजीब हुआ। तो यहाँ पे इसलिए हुआ क्योंकि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ना, मतलब क्या हुआ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? पुल ऑफ न्यूक्लियस। वो अक्रॉस द पीरियड जो पुल ऑफ न्यूक्लियस डोमिनेट कर रहा था, तो साइज कम होता जा रहा था, बिकॉज़ z बढ़ रहा है ना, अक्रॉस द पीरियड क्या हो रहा है? z बढ़ रहा है, z बढ़ रहा है, और शील्डिंग कम थी। पहले में क्या थी? स्क्रीनिंग क्या थी? कम। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या, शील्डिंग इफेक्ट क्या थी? कम, है ना? अरे शील्ड कर पा रहे थे क्या? इलेक्ट्रॉन कम थे ना पहले, इलेक्ट्रॉन कम थे, और पुल ज्यादा था क्योंकि शेल तो सेम है, ठीक है। तो पुल होता जा रहा अक्रॉस द पीरियड, mn तक तो नॉर्मल रहा सब मामला जैसे होना चाहिए। उसके बाद क्या हुआ? यहां से यहाँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑलमोस्ट बराबर हो गए। स्क्रीनिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया? क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ ज्यादा ही इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ कुछ जस्ट उतने इलेक्ट्रॉन होने लगे इन तीनों में जितने शील्डिंग के लिए परफेक्टली रिक्वायर्ड थे। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को शील्ड करने के लिए परफेक्टली रिक्वायर्ड, जैसे 3d6, 3d8, 7, 3d8, इतने इलेक्ट्रॉन हो तो परफेक्टली बाहर वाला 4s1 या 4s2 जो भी था वो शील्डेड था, ठीक है। तो यहाँ शील्डिंग क्योंकि थी, पुल उतना नहीं कर पाया तो बैलेंस हो गया, तो साइज क्या हो गया? एकदम से अब्रप्टली कम, बराबर होने लगा, है ना? समझ में आई बात? अरे शील्डिंग बढ़ना मतलब साइज कम होना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ना मतलब साइज कम होना, और शील्डिंग बढ़ना मतलब साइज बढ़ना। ज्यादा शील्ड करेगा तो बाहर वाला पुल ही नहीं कर पाएगा, तो साइज बढ़ेगा। तो यहाँ साइज अब्रप्टली क्या हो गया? बढ़ गया। किसका? कोबाल्ट निकल का, है ना? और साइज कब बढ़ गया? कॉपर जिंक का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट जो है वो डोमिनेट कर गई, भाई और इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। तो इस कारण से क्या हो गया? साइज बढ़ गया। एक तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के कारण भी साइज बढ़ गया, और शील्डिंग इफेक्ट के कारण भी, है ना? क्योंकि इतने इलेक्ट्रॉन हो गए कि बाहर वाला इलेक्ट्रॉन नजर में नहीं आ रहा न्यूक्लियस को, तो पुल क्या करेगा?
तो यहाँ पे ये डी 3D सीरीज में थोड़ा एब्रप्ट होता है, मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट में ये क्लास 12 में भी तुम्हें यूज होगा, ठीक है। तो ये भी थर्ड जो एक्सेप्शन पॉइंट है वो बता दिया। फोर्थ, ये क्या है, वाई क्या था भूल गए, देख लेना है ना। यहाँ पे मैं ऐसे डॉट डॉट लगा देता हूँ, ये अच्छा तरीका बचने का है, ठीक है। तो यहाँ एलयू लास्ट होता है कि नहीं एफ ब्लॉक पे लैंथेनाइट में, और यहाँ पे क्या आता है, फिर यहाँ पे भी मैं अभी वो कर देता हूँ, ठीक है। और फिर यहाँ पे एला टाइम बचाने के लिए, बोलने को होता है टाइम बचाना, आता नहीं होता होगा नहीं, ठीक है। तो ये देखो, अब ये देखो, ठीक है। तो हुआ क्या, ध्यान से सुनना, होता क्या है कि जब यहां से Na के बाद कौन सा एटम आता है, C, फिर ये बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, यहाँ पे जब आता है तो यहाँ 4f14 भर चुका होता है, क्या होता है, और फिर 4f14 कहाँ पे आ जाता है, HF में। अब यहाँ से जितने भी एलिमेंट्स है कहाँ, HF ऑनवर्ड्स है ना, ये सारे Hg और भी, इन सब में क्या होगा, 4f14 रहा होगा कि नहीं पहले से ही, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बाय डिफॉल्ट 4f14 भर चुका होगा, ठीक है, ये समझ चुके हो मेरे। अब मैंने तुमको क्या बताया था, यहाँ पे 4f14 की क्या होती है, ये याद रहेगा, ठीक है। तो आते हैं फोर्थ एक्सेप्शन पे, इसको बोलते हैं लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो होता क्या, देखो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे बताओ, डाउन द ग्रुप इस डी ब्लॉक एलिमेंट में देखते हैं। चलो डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज बढ़ता है कि नहीं, तो यानी कि इसका साइज इससे ज्यादा और इसका साइज और ज्यादा है ना, ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन Na के बाद यहाँ पे एटम जंप किया था, पीरियोडिक टेबल ऐसे रीड हुई, फिर 4f14 भरा। अब यहाँ जब आ रहे हैं HF पे, तो यहाँ पे क्या है, 4f14 पहली बार था, और इसकी क्या होती है, पुअर शेडिंग। तो डाउन द ग्रुप हम चाह रहे थे कि जिरकोनियम हो, और फिर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यहाँ पे हुआ क्या, क्योंकि पुअर शेडिंग है, तो पुअर शेडिंग के कारण क्या होता है, साइज छोटा कम हो जाएगा ना। पुअर शेडिंग मतलब न्यूक्लियस की नजर से बचा नहीं पाए, तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस ने पुल कर लिया, पुअर शेडिंग का ये मतलब है, बताया ना, साइज कम हो जाता पुअर शेडिंग से। तो इसलिए HF ऑनवर्ड्स जो साइज है वो कम हो गया, यानी कितना कम हो गया, ऑलमोस्ट पिछले वाले सीरीज के मेटल के बराबर होने लगा ऑलमोस्ट, यानी कि सारे एलिमेंट्स में ट्रेंड देखा गया आफ्टर LA इन सीरीज एलिमेंट्स को क्या बोला था, 3D, इनको क्या बोला 4D, इनको क्या बोला 5D। तो 4D और 5D सीरीज में लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहां ऑब्जर्व होता है, 4D और 5D सीरीज एलिमेंट्स आफ्टर लैंथेनम, है ना। LA के बाद जितने एलिमेंट है उनमें प्रीवियस जो पीरियड एलिमेंट है उनके साथ प्रॉपर्टीज सिमिलर होने लगती है, या ऐसे बोलो साइज क्या होने लगता है, एंड सो ऑन, सेम हो जाता है, ठीक है, नहीं समझे। तो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ कि रेडियस ऑफ जिरकोनियम और हैफनियम क्या हो गए, ऑलमोस्ट बराबर, एंड सो ऑन, इस तरह से लिख लेना, रेडियस ऑफ नायोबियम टैंटलम ऑलमोस्ट बराबर हो गए, कर लोगे ऐसे। तो इस और एक और लिख देता हूं, चलो, मॉलिब्डेनम और टंगस्टन का ऑलमोस्ट बराबर हो गया। तो ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाट इज लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, समझ में आया, व्हाट इज लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, इट इज द shrinking of size of all elements after LA, है ना, in the D block due to poor shielding of 4f14 present in them, 4f14 electron है ना उनमें। तो lanthanide contraction is the reduction in size due to poor shielding of 4f14 electrons in elements after क्या LA, after LA in 5D series, ठीक है, देख लिया आपने, क्लियर, ये देखा LA के बाद जितने एलिमेंट्स हैं। और इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द साइज सिमिलर होने का कॉन्सिक्वेंस क्या होता है कि प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होने लगती है,
व्हाट हैपेंस कि इन दोनों की प्रॉपर्टीज भी क्या होने लगेगी, सिमिलर, इनकी भी इसके साथ सिमिलर होने लगेगी, मॉलिब्डेनम की टंगस्टन से मिलने लगेगी, ठीक। तो ये नोट कर लो। सो ये लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन हो गया, ये फोर्थ एक्सेप्शन। तो ये हमारे 4 मेन एक्सेप्शन है, और ये हो गया एटॉमिक साइज में एक्सेप्शन। इसके अलावा हमारा पहले हम क्वेश्चन करते हैं, फिर हम आयनिक रेडिया पे चलते हैं। तो फिर सॉल्व फर्स्ट सम क्वेश्चंस एंड देन वी विल गो फॉर आयनिक रेडिया, ठीक है। अच्छा, मजे करो, मजे हैं क्या, मजे नहीं करोगे? इसके साथ क्यों करो, अपडेट नहीं कर पा रहे हो, कितने घंटे पढ़ते हो, नहीं? कितनी मेहनत लगती है करने में, पढ़ाई करने में मेहनत लगती है तुमको, हमें तो बहुत लगी होगी, कितने सालों में तो कितनी मेहनत की होगी, दिन रात सिस्टम बिल्ड किया होगा, ठीक है। लिख लिया, क्वेश्चन करें, क्वेश्चन करोगे, करना चाहोगे, हैं? करें, चलो क्वेश्चन करते हैं, ये बता रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन है एटॉमिक रेडियाई ऑफ, क्वेश्चन है क्वेश्चन क्या है, एटॉमिक रेडियाई ऑफ Fn Ne इन एंगस्ट्रॉम, किसमें भाई लोग, आर्मस्ट्रॉन्ग आर रिस्पेक्टिवली, समझे, समझे कि नहीं? तो भाई केमिस्ट्री मजा आ रही है कि नहीं, मजा आ रही है, बहुत मजा आ रही है, बताते हैं, पहले टीचर मीटिंग आने तो फिर बता, बहुत मजा आ रही है ना, सारा मजा निकलेगा, टेंशन में तो आगे नहीं बता रहे, मजाक कर रहे हैं, ठीक। ये देख एटॉमिक रेडियस ऑफ फ्लोरीन एंड क्या, नियॉन। अभी देखो वैल्यू दिए डराने के लिए, सुनो इधर, फ्लोरीन बड़ा है या साइज में, या नियॉन बड़ा, नियॉन का साइज बड़ा है, तो नियॉन बाद में देख लो इन दोनों में कौन, ये वैल्यू ज्यादा बड़ी है ना, तो ये नियॉन